अरुण भाई साहब, अरुण भाई साहब, मैं जरा एक चीज आपसे पूछ लूं, जो बात प्रोफेसर साहब कह रहे हैं, क्योंकि ये बात सीरियस है। इवन जो सेबी रिकमेंडेड जो सेबी रजिस्टर्ड होते हैं, वो भी ये कहते हैं कि सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। और आप खुद देख लीजिए, इवन जो हम सिप भी लगाते हैं, उसमें भी ये बड़े बड़े लोग आके आपसे कहते हैं साहब देखना आपको है, हम बता सकते हैं कि ये कारण है, देश में डिफेंस का प्रोडक्शन होने जा रहा है, देश में ही होने जा रही है, और हम यूक्रेन को सप्लाई करेंगे, इस तरह की उल्टी सीधी बातें करते हैं। क्योंकि मैंने आज तक एक भी स्टॉक उसको ये नहीं देखा जब वो ये ना कहे कि पैसा लगाओ। अब सब कह रहे हैं इस समय राइट टाइम है सर, पैसा लगा दीजिए। जब बढ़ती है तब भी कहते हैं सर राइट टाइम है सर, ये 85,000 है ना सर, ये होने वाला है 8.5 लाख 2 साल के अंदर, तो अभी लगा दीजिए। अब जब गिर रहा है तो कह रहे हैं अभी लगा दीजिए। तो ये तो उनको अपने 0.01% से मतलब है, उनका कमीशन मिले और आप जाइए चूल्हे भाड़ में। ये मैं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। लेकिन जो प्रोफेसर अखिल स्वामी ने जिस सवाल को उठाया है कि हाउ अ प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो ये कैसे कह सकते हैं कि ये स्टॉक खरीदो, मतलब ये स्टॉक खरीदो, दुगना पैसा हो जाएगा, पैसा बढ़ जाएगा, स्टॉक मार्केट में लगाओ। ये पनिशेबल है कि नहीं, ये नंबर एक। नंबर दो, जो हालत इस समय स्टॉक मार्केट की हो रही है, इसमें क्या आपको लगता है कि अब लोग कह रहे हैं नहीं सब जगह हो रहा है, सब जगह है, अमेरिका में हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है। तो अमेरिका ने तो अभी शुरुआत की है, अभी 4 साल अगर उसने अभी शुरुआत की और ऐसा हो रहा है, तो अभी 4 साल में मालूम नहीं क्या हो जाएगा। ओवरऑल ये जो स्टॉक मार्केट है, ये इंडिकेटर ऑफ व्हाट, ये व्हाट इज हैपनिंग, और स्टॉक मार्केट क्या इंडिकेट कर रहा है इसमें? हाँ, नमस्कार आनंद जी। देखिए, शेयर बाजार और सब तरह के भी वही है, डिमांड और सप्लाई का मामला है। हाउ मच मनी इज चेजिंग हाउ मच ऑफ शेयर्स, और जब इसका डिसप्रपोर्शनेट होने लगता है तो शेयर मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और फिर अगर आपके पास ज्यादा पैसा हुआ तो कंपनी कहती है कि तुम्हारे पास पैसा है तो मेरे पास कागज है, कागज का मतलब शेयर। तो वो जो है जो मतलब समझे कुत्ता बिल्ली के तरह की जो कंपनियां हैं वो भी मार्केट में चली आती हैं। तो एक बहुत पुरानी कहावत है कि अमेरिका की, कि जब आपको बूट पॉलिश करने वाला और टैक्सी वाला जब आपको टिप देने लगे तो आप जो है शेयर बाजार से निकल लीजिए। और यही मेरे साथ जो है 1 हफ्ते पहले हुआ। मैं दिल्ली में था, उबर लेके जा रहा था, और हम किसी ब्रोकर से कुछ शेयर की बात किए तो वो मुझको इंटरप्ट करके बताने लगा। फिर कहने लगा आप कितने ब्रोकर से डील करते हैं? हमने कहा भाई एक ही से करते हैं, बैंक एक है, ब्रोकर एक है, डीमैट एक है, और अगर मैं मजाक थोड़ा कहूं तो बीबी भी एक ही है। तो हम लोग जो है उस प्रिंसिपल, अब हमको वो आर्ग्यू करके बताने लगा। तो हमने उससे पूछा कि भाई तुम कितने साल से हो बाजार में? तो उसने कहा 3 साल से। मैं फिर उसके बाद चुप लगा गया। अब मैं करीब आप समझिए कि कम से कम 35-40 साल से तो बाजार देख ही रहा हूं कि क्या है। हर्षद मेहता के समय से उसके स्कैम का हमने वो लिखा था कि कैसे सिक्योरिटीज को जो है बैंक रिसीट, और इन लोगों ने जो है आर्टिफिशियल मनी क्रिएट किया थ्रू बैंक रिसीट। सिटी बैंक में उसमें सब कल्प्रिट थे, और जो लोग थे वो आज बड़े अच्छे अच्छे निवेशक और बड़े नामदार लोग बने हुए हैं। तो खैर उस मामले को छोड़िए, अभी प्रेजेंट में आइए। ये प्रोफेसर स्वामी ने बिल्कुल सही कहा, और आपने भी कहा कि ये ना होम मिनिस्टर का काम है ना प्राइम मिनिस्टर का काम है कि आप ये बोलें कि भाई रिजल्ट के ऊपर तुम जो है सट्टा लगाओ। अनफॉर्चुनेटली ये इनसाइडर ट्रेडिंग के डेफिनेशन में इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि इनकी कोई कंपनी नहीं है, लेकिन जो फ्रॉड और वो उसके डेफिनेशन में ये आते हैं। लेकिन किसकी हिम्मत। तो उस समय क्या हुआ कि सही बता रहे हैं प्रोफेसर स्वामी कि 8% मार्केट गिरा, लेकिन गिरने के बाद फिर बढ़ गया। तो जो राहुल गांधी ने नेक्स्ट डे जो उन्होंने काफी वो करा था, तो उसकी रेलेवेंसी नहीं रही, क्योंकि मार्केट तो तभी समझता है कि जब उसकी पूरी पॉकेट कट जाती है। तो अब क्या हुआ कि ये जो इतना मनी सप्लाई था और जो लोग पैसे से पैसे लगाए जा रहे थे, और सबसे बड़ा जो एसएमई सेक्शन था, वो आप नहीं मानेंगे कि उसमें कितनी जाती हुई, वो मैं बताना नहीं चाहता हूं क्योंकि लंबा हो जाएगा।
आप इतना ही समझिए कि एक कंपनी थी जो कि 45 करोड़ मार्केट में उठाने गई, और आप नहीं मानेंगे उसका सब्सक्रिप्शन हुआ 10,000 करोड़, और बाद में पता चला कि वो कंपनी फर्जी है। तो ये जो लोगों ने इजी मनी देखी, तो इसमें हर आदमी, वो टैक्सी ड्राइवर से लेके जो जितने लोगों ने कोविड में एंट्री की, जिनके पास कोई कमाई नहीं थी, वो सब के सब एक तो शेयर बाजार के एक्सपर्ट हो गए, और दूसरा ये हुआ कि वो सारा जो बैंक का पैसा सेविंग में था वो ट्रांसफर हो गया शेयर बाजार में। तो जब एफआईआई बाहर जाने लगे तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा जाओ बाहर, क्या फर्क पड़ता है, हमारे डोमेस्टिक वाले हैं वो उसकी भरपाई कर देंगे, और कर भी रहे थे। 40,000 करोड़ 50,000 करोड़ जो है म्यूचुअल फंड के द्वारा जो है वो सारा पैसा आ रहा था। अब जो एक्चुअल डीमैट अकाउंट है वो करीब करीब आप समझिए 16 करोड़ का है। अब आपका जो इफेक्टिव मिडिल क्लास है 3 करोड़ 4 करोड़, और डीमैट अकाउंट हो गए 16 करोड़। डुप्लीकेशन, फर्जी, ये सब काट दीजिए तो भी कम से कम 10-12 करोड़ तो डीमैट अकाउंट है। अब ये जो सारा पैसा इकोनॉमी का जो शेयर मार्केट में डाइवर्ट हुआ, वही एक कमाई का जरिया बन गई। उसी से पैसे लोग कमाते थे, खर्च करते थे, और शेयर बाजार बढ़ता जाता था। तो पिछले 3 साल में इन लोगों ने, जो नए पैसे वाले जो आए हैं, जो 3 करोड़ से 15 करोड़ जो डीमैट हुआ, इन लोगों ने मंदी नहीं देखी है, और इनको ये नहीं मालूम है कि शेयर मार्केट कितना गिरना चाहिए। तो ये जो एकदम पूरा बबल और फ्रॉथ बना हुआ था, जब वो गिरना चालू हुआ तो उसको कोई संभालने वाला नहीं। और सबसे बड़ी गलती, और ये सब रिलेटेड है, अडानी, उसके ऊपर केस, ट्रंप का आना, डॉलर का मजबूत होना, बाहर के निवेशक अपने पैसे निकालना, ये सारे का जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट हुआ, और इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं, रिजल्ट्स खराब। तो जब गिरा तो ऐसा गिरा कि ये पिछले 5-6 हफ्ते से लगातार गिरा जा रहा है बाजार, और इतना लंबी गिरावट जो है लोगों ने केवल एक बार देखी है, ये दूसरी बार है। सबसे बड़ी बात, मैं आता हूं इकोनॉमी की, फिर शेयर बाजार में आऊंगा। पिछले साल शेयर बाजार के लॉन्ग टर्म गेन से सरकार को 98,000 करोड़ टैक्स मिला। वो कौन? 12.5% वाला। और जो शेयर ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन टैक्स होता है वो करीब 44,000 करोड़ मिला। और मैं उम्मीद करता हूं कि शॉर्ट टर्म गेन 20% है, तो वो भी आप समझिए कि करीब 50-60 करोड़ रुपया टैक्स में मिला। ये 2 लाख करोड़ जो इनको पैसे मिले, वो अभी जो लॉसेज हो रहे हैं, और अगले साल वो इनकी जो है वो पूरा बंद हो जाएगा। तो जो न निवेशक कमाएंगे और न सरकार कमाएगी, और दोनों तरफ से हम जो है कंगाल होंगे। और अभी हमें कोई ऐसी नीति नहीं दिख रही है। प्रोफेसर साहब ने एकदम सही बात करी कि स्टॉक मार्केट न पास्ट से चलता है, न प्रेजेंट से चलता है, वो फ्यूचर को एंटिसिपेट करके चलता है। आज हमको कोई भी एक ऐसी पॉलिसी नहीं दिख रही है जिससे कि ये लगे कि ये जो हम इसको क्या कहते हैं, विशियस साइकिल में जो फंस गए हैं, इससे हम कहीं पर निकल पाए। और वो अगर कोई ऐसी पॉलिसीज होती तो उसका भी जो नतीजा आपको 6 महीने मॉनेटरी पॉलिसी है या कुछ भी है, तो जो आप आज करेंगे वो 6 महीने साल भर के लिए दिखेगी। तो कोई भी ऐसी इनके पास नीति भी नहीं है, और चारों तरफ से जो है आप समझिए हमारे हिसाब से बहुत बुरे दिन देखने को मिल रहे हैं। अब वो सेबी चेयरमैन का अपॉइंटमेंट भी था, तो ये पिछला जो है अडानी के शेयर को, उनका तो वो तो 3rd रिचेस्ट बने, क्योंकि उनके शेयर के दाम जो है 4 गुना थे जो होने चाहिए थे मिनिमम। वैसे तो सुचिता दलाल के हस्बैंड का कहना है कि 15 गुना ज्यादा थे, वो भी बात सही है। तो उसके कारण वो 3rd रिचेस्ट बने, तो एक लेवल था कि भाई शेयर बाजार ऊपर रहे। अब जो है जब उनके स्कैम्स निकले तो ये बहुत जरूरी था कि एक अच्छे एकेडमिक आदमी को, जिसको कि शेयर बाजार की पकड़ है, उसको चेयरमैन बनाते। वो उन्होंने किया नहीं, फिर से वही एक
ब्यूरोक्रेट को फाइनेंस सेक्रेटरी को बना दिया। जो फाइनेंस सेक्रेटरी फाइनेंस में रह के जो है हमारे टैक्सेशन या ये पॉलिसी डिसीजंस में कुछ नहीं कर पा रहा है, उसको अगर आप कैपिटल मार्केट में लाएंगे तो उसका क्या फ्यूचर होगा वो तो बाद में हमको देखना पड़ेगा। लेकिन जो एक उम्मीद थी कि एक बहुत कॉम्पिटेंट, क्योंकि देखिए प्रोफेसर साहब बताएंगे कि हमारे एकेडमिया में, मैनेजमेंट और आईआईटी में भी बहुत लोग हैं कि जो कैपिटल मार्केट का पूरा उनको ज्ञान है और पढ़ाते हैं और सब कुछ आता है और उनको कानून भी आता है। ब्यूरोक्रेट को जो है मार्केट नहीं आता है, खाली कानून आता है और खाली अपने को बचाना आता है, इसके अलावा उसको कुछ नहीं आता है। आज तक जितने भी मैं जीवी रामकृष्णा, सीवी भावे, ये जितने भी वो थे त्यागी और बीच में दामोदरन, यूके सिन्हा, जिन और वो आरबीआई के थे गवर्नर, डिप्टी गवर्नर थे जो आए, मैं नाम उनका भूल रहा हूं, ये सारे के सारे आप समझिए कि ये बुच को छोड़ के 90% ऑफ द टाइम जो है आईएएस अफसर रहे। और इनको इतना पावर है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल और लेजिस्लेटिव, तीनों पावर है और उसके ऊपर कोई विजिलेंस का पावर नहीं है। मतलब अगर वहां पर कोई करप्शन हो, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता, मेरे पास कागज है, न सीवीसी कुछ कर सकती है, न सीबीआई कुछ कर सकती है, न ईडी कुछ कर सकती है, क्योंकि इनके पास रेगुलेटर वाला प्रोटेक्शन है। तो हु विल रेगुलेट द रेगुलेटर? इनकी कोई ओवरसाइट नहीं है। तो जो आदमी आता है वो अपने तरीके से चलाता है और जैसे जैसे लॉबिंग होती है उस तरह से वो कानून बदलता है और इतने फ्रीक्वेंटली कानून चेक जो बदलते हैं वो कहीं नहीं बदलते हैं। तो ये सारे चीज को लेके हमारे हिसाब से हम लोग शेयर बाजार के गिरने के कारण, जो प्रोफेसर साहब ने सही बात करी कि अच्छा लोग खुश होते हैं कि भाई दूसरे वो लगा रहा था, बड़ा काबिल बन रहा था, उसके पैसे कम हो गए, लेकिन हमारी पूरी इकॉनमी जो है बहुत ही नाजुक स्थिति में है। और ये कंज्यूमर का लॉस नहीं, जो मार्केट जो गिर रहा है इसका जो इफेक्ट होगा रियल एस्टेट में, अभी आप देखिएगा कि रियल एस्टेट में जो है जो परचेज कर रहे हैं उनके पास परचेजिंग पावर नहीं होगी। खुश कौन होगा? जिसने गोल्ड परचेज किया है, क्योंकि उसका रेट जो है इंटरनेशनल मार्केट से चलता है, यहाँ के मार्केट से नहीं चलता है। और हमारे निवेशकों को ये ऑप्शन नहीं है कि हम बाहर, प्रैक्टिकल लेवल पर वैसे है 250-1000 डॉलर आप बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो एक रियल ऑप्शन आम निवेशक के लिए नहीं है। तो ये कहना बहुत ही सही है कि हम बहुत खराब संकट से गुजर रहे हैं और सरकार की भी बहुत हालत खराब है। और एक बात मैं और बताऊं जो लोगों को नहीं मालूम है, ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर में जो पेंशन दिया जाता है उसका कोई रिजर्व नहीं है। वो पेंशन जो है करंट बजट से दिया जाता है, सरकार ने कभी प्रोविजन नहीं किया है। तो वो जो है ये डायरेक्ट लायबिलिटी हो जाती है ये करंट रेवेन्यू के ऊपर। तो वो और इंटरेस्ट और करंट सैलरी, यही आपका जो है पूरा बजट खत्म कर देती है। न्यू पेंशन स्कीम में था कि हाँ एक पोर्शन जो है आपको ऑप्शन दिया गया कि आप कितना इक्विटी में लगाएंगे, तो उससे आता था। तो ओल्ड पेंशन आप लगाइए, डिमांड जरूर है, लेकिन आप उस सेक्शन को वो सिक्योरिटी दे रहे हैं जो कि और लोगों के पास नहीं है, और वो करंट रेवेन्यू से आप दे रहे हैं। जी, मैं अपनी बात यहीं खत्म कर